गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश के दो महान और शासक जो प्रमुख शासक रहे हैं उनमें से इनकी गिनती होती है। इससे पहले आप वाले वीडियो में आपको मैंने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त की। ठीक है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, इसका जो समयकाल रहा है वह 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की लगभग 414 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके बाद महादेवी ध्रुवस्वामिनी से उत्पन्न उसका ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त सिंहासन पर बैठा। कुमारगुप्त के सिक्कों में उसे महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, महेंद्र सिंह, महेंद्र क्रमाजीत, महेंद्रादित्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है और अभिलेखों में उसे परम भागवत महाराजाधिराज कहा गया है। उसके सिक्कों की प्रचुरता व उनके प्रकारों की बहुलता तथा उसके अभिलेखों की विस्तृत प्राप्त स्थानों से स्पष्ट होता है कि उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं अखंड रूप से उसी तरह विस्तृत एवं कायम रही जैसे कि उसके पिता के समय में थी। उसके समय के अभिलेखों से प्रकट होता है कि गुप्त साम्राज्य के मध्यवर्ती जनपदों, जिनमें प्रयाग अथवा काशी, मध्य प्रदेश शामिल थे, पूर्ववत उसके शासनकाल में भी बने रहे। हुमायूं अभिलेख, जो कि ग्वालियर जिले में है, से मालूम होता है कि कुमारगुप्त के समय में घटोत्कच गुप्त पूर्वी मालवा का गवर्नर था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य में हिमालय से नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक समस्त उत्तरी भारत सम्मिलित था। संभवतः यह भारत के वे प्रदेश थे जो उसके सीधे शासन में नहीं थे, लेकिन उसका स्वामित्व स्वीकार करते थे। मंदसौर शिलालेख में दशपुर के सामंत बंधु वर्मा ने लिखा है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य के चारों ओर चतुष्समुदांत की मेखला शोभायमान थी। सुमेरु और कैलाश पर्वत के साम्राज्य के पयोदर थे और वनांत में खिलने वाले कुसुमों का हास करके उसके साम्राज्य की स्थिति थी। कुमारगुप्त की सामरिक विजयों का कोई विवरण हम प्राप्त नहीं हो सका है, फिर भी उसके सामने उसकी सामरिक शक्ति का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके समय में विस्तृत साम्राज्य की सीमाएं अखंड रूप से यथावत रही तथा शांति, स्थिरता और सुव्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य इस समय अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। अश्वमेध यज्ञ। कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पितामह के अनुकरण पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस अवसर के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के निमित्त विशेष प्रकार के सिक्के डलवाए थे, जिनमें सामने की तरफ जैती दिवम कुमार अभिलेख है तथा पीछे की तरफ अश्वमेध महेंद्र अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि कुमारगुप्त ने महेंद्र की उपाधि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने पर ही धारण की थी। स्टूडेंट्स, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अश्वमेध यज्ञ वही शासक कर सकता था जिसे कोई दूसरा चुनौती देने वाला ना हो या उसका पृथ्वी पर हर जगह शासन हो। ठीक है, तो इससे गुप्तों की जो शक्ति है उस समय पूरे भारत और भारत के बाहर जहाँ तक भी इनका राज्य था वहाँ तक फैली हुई थी। इसका पता इससे चलता है कि उस समय गुप्तों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, तभी कोई राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर सकता था। पुष्यमित्रों का आक्रमण। पुष्यमित्र मध्य भारत के एक शासक जाति का नाम था, जिसका वर्णन वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में मिलता है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार यह जाति अवंती में शासन करती थी। कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में उसकी वृद्धावस्था एवं रुग्णावस्था का लाभ उठाते हुए पुष्यमित्र बहुत दिनों से
गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। पुष्यमित्रों ने अप्रत्याशित बवंडरों के रूप में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया, किंतु राजकुमार स्कंदगुप्त के हाथों उन्हें बुरी तरह पराजित होना पड़ा। फलतः पुष्यमित्रों की शक्ति का बवंडर सदा के लिए शांत हो गया, और यही कारण है कि इस युद्ध के बाद पुष्यमित्रों का राज्य का भारत के इतिहास में फिर कोई उल्लेख नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं हुनों का आक्रमण। पुष्यमित्रों से कहीं बड़ा संकट हुनों के आक्रमण से उपस्थित हुआ था। हुनों ने गुप्त शासन की शिथिलता की गंध पाकर भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से गुप्तों की कुल लक्ष्मी विचलित हो गई थी। इनका सामना करने के लिए कुमारगुप्त ने राजकुमार स्कंदगुप्त को भेजा। स्कंदगुप्त ने हुनों के विरुद्ध ऐसा भीषण युद्ध किया कि धरा कंपित हो उठी, और इस युद्ध में स्कंदगुप्त विजयी हुआ, जिससे गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर से स्थापित हो गई। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम का मूल्यांकन करने के लिए। कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता और पिता की भांति पराक्रमी नहीं था। कुमारगुप्त के हाथों ना तो किसी शत्रु के पराजित होने का वर्णन मिलता है और ना ही दिग्विजय का विवरण ही उपलब्ध है। वस्तुतः इस काल तक गुप्तों का प्रताप सूर्य मध्यान्ह स्थान पर पहुंच गया था। कुमारगुप्त वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु दूसरे धर्मों के प्रति उसने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। कुमारगुप्त ने नालंदा में बौद्ध विहार का शिलान्यास किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी के काल में हुई थी। उसके राज्य में बुद्ध और सूर्य की पूजा होती थी। तो कहा जा सकता है कि कुमारगुप्त भले ही समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के तरह वीर और पराक्रमी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने पूर्वजों के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और उसके ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दी। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय 455 ईस्वी से 467 ईस्वी है। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। कुछ विद्वानों का मत है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त को सहज रूप से शासन प्राप्त नहीं हुआ था, तथा उत्तराधिकार के लिए उसने अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त से संघर्ष करना पड़ता। इस कथन के प्रमाण में कहा जाता है कि कुमारगुप्त द्वितीय की भीतरी अभिलेख से प्राप्त मुद्रा में कुमारगुप्त प्रथम की महादेवी का नाम अनंत देवी और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम पुरुगुप्त दिया गया है, जो अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। किंतु यह कथन विवेचना की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख से ये स्पष्ट है कि कुमारगुप्त के सभी पुत्रों में एकमात्र स्कंदगुप्त ही योग्य और श्रेष्ठ था। और हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय से ही गुप्त राजा उत्तराधिकार का निर्णय ज्येष्ठता के बजाय योग्यता एवं क्षमता पर निर्धारित हो रहने की परंपरा चल गई थी। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के विजय के उसमें। तो हुनों पर पुनः विजय। अपने पिता कुमारगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्र के विद्रोह और हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की थी। कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे। संभवतः हुनों ने गुप्त वंश के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर हुनों ने भारत पर वापस धावा बोल दिया था। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने अपने भुजबल से शत्रुओं को जीतकर
विचलित वंश लक्ष्मी को पुनः स्थापित किया और विजय प्राप्त हो गई है ऐसी घोषणा करता हुआ वह हर्षातिरेक से रोती हुई अपनी माता के पास उसी प्रकार गया जिस प्रकार श्री कृष्ण शत्रु का वध करके अपनी माता देवकी के पास गए थे। जूनागढ़ अभिलेख में यह उल्लेख आता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसने मलेच्छों यानी हुनों को पराजित किया और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। साम्राज्य विस्तार एवं संगठन। हुनों पर विजय के पश्चात स्कंदगुप्त ने साम्राज्य के संगठन एवं रक्षा का प्रबंध किया। जूनागढ़ अभिलेख से प्रकट होता है कि सौराष्ट्र में गवर्नर नियुक्त करने के लिए स्कंदगुप्त को बड़ा विचार करना पड़ा था और अंत में उसने इस पद के लिए पंदत्त नामक सुयोग्य व्यक्ति को चुना। स्कंदगुप्त भारत का अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तर सीमांत का पूरा महत्व समझा और उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों तथा अन्य साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक सभी प्रांत अक्षर रूप से उसके साम्राज्य में थे और सारे भारत पर गुप्तों का अधिकार बना हुआ था। लोकोपकारी नीति एवं सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। स्कंदगुप्त सदैव अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। उसका प्रशासन लोक कल्याण के आदर्श से अनुप्राणित था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसके राज्य में अधर्मी, दुखी, दरिद्र, वैष्णी तथा दंडनीय मनुष्य नहीं थे। स्कंदगुप्त की लोकोपकारी नीति का एक ज्वलंत उदाहरण सौराष्ट्र में गिरिनगर के पास सुदर्शन झील का पुनरुद्धार है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जूनागढ़ अभिलेख भी दो हुए हैं। पहला है 150 ईस्वी जो कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था और उसके बाद है 456 ईस्वी जो कि स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक ने करवाया था और अशोक के राज्यपाल तुषार ने बाद में उसमें से नहर निकलवाई थी तथा रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था जिसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसके समय में अत्यधिक वर्षा से झील का बांध पुनः टूट गया और इस झील के भग्न हो जाने से प्रजा को बड़ा कष्ट हुआ था। सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक पंदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत धन व्यय करके इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त का व्यक्तित्व। स्कंदगुप्त की गणना प्राचीन भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक महान विजेता तथा गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का संरक्षक तथा लोकोपकारी शासक था। प्रचंड हुनों के आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोह में गुप्त साम्राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। स्कंदगुप्त ने अपने अदम्य साहस, पराक्रम तथा धैर्य का परिचय देते हुए सभी शत्रुओं को पराजित किया। भीतरी स्तंभ लेख में उसे गुप्त वंश का महत्वपूर्ण वीर कहा गया है। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, यद्यपि उसकी सामान्य उपाधि क्रमादित्य है। स्कंदगुप्त अंतिम महान गुप्त शासक था और उसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था।